हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल केवी लॉ इन हिंदी पर। हमने पिछली वीडियो में प्लीडिंग के बारे में जाना था कि प्लीडिंग क्या होता है और उसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यानी उद्देश्य क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अभिवचन के मौलिक नियम यानी फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, ठीक है, जो ऑर्डर 6 में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल रूल ऑफ प्लीडिंग, अभिवचन के मौलिक नियम। दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 के अनुसार अभिवचन में निम्नलिखित बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मैंने पहले सारे पॉइंट लिख दिए हैं, जो 7 पॉइंट हैं वो उसके बाद में मैंने इनको आगे डिस्क्राइब किया हुआ है, तो आप देख लेना। पहला पॉइंट है केवल तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। ठीक है, मतलब आप जब प्लीडिंग बनाते हैं, प्लांट तैयार करते हैं, सॉरी, जब प्लांट तैयार करते हैं तब आप जो वकील होता है जिसके थ्रू प्लांट तैयार किया जाता है, ये ध्यान रखा हो जाता है उस प्लांट के अंदर कि जो केवल तथ्यों का वर्णन किया जाए, विधि का नहीं। क्योंकि विधि का जो भी लॉ होगा वो हमें न्यायालय यानी न्यायाधीश बताएंगे, उन्हें क्या लॉ लगाना है क्या नहीं लगाना है वो। लेकिन हमें सिर्फ प्लांट के अंदर तथ्यों का वर्णन करें कि क्या क्या फैक्ट है। सेकंड है केवल सारवान तथ्यों का ही वर्णन किया जाना चाहिए, जो मेन पॉइंट। ठीक है, कौन सी डेट थी, ठीक है, क्या रीजन वो कॉज ऑफ एक्शन थे, यानी कारण था जो भी है बात करने का वो। ये नहीं कि पूरी कहानी बता दी जाए कि स्टेप टू स्टेप उसने ये किया था, उसने ये पहना था, उसने ये खाया था। ऐसी चीजें डिफाइन नहीं करनी होती, केवल तथ्यों का ही वर्णन किया जाना चाहिए, साक्ष्यों का नहीं। अब थर्ड पॉइंट में बताया गया कि सिर्फ फैक्ट डाले जाए, कि आपके पास जो भी साक्ष्य यानी एविडेंस है उनको मेंशन नहीं करना होता है कि आपके पास में ये सबूत है, कि आपके पास में ये डॉक्यूमेंट है, आप किसी ने साइन किया हुआ है, उन सब के बारे में बात नहीं करनी होती है। इसमें सिर्फ कॉज ऑफ एक्शन बताया जाता है कि आपने किस वजह से केस किया है, उसके क्या क्या रीज़न है, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना होता है। फोर्थ है अभिवचन संक्षेप में सही किंतु यथार्थ और निश्चित होना चाहिए। इसमें स्पष्ट लिखा होना चाहिए कि क्या बात हुई थी क्या नहीं हुई थी, बस। इससे ज़्यादा डिफाइन नहीं करना, क्योंकि इससे प्लान जो होता है वो लंबा भी हो जाता है, और कोर्ट में टाइम की वजह से इस तरीके से प्लान तैयार होना चाहिए कि जो न्यायालय में न्यायाधीश है उसे पढ़कर समझ सके आराम से। ठीक है। फिफ्थ है अभिवचन धाराओं में बांटा जाना चाहिए। इसमें प्लांट जो है उसको पैराग्राफ वाइज देना चाहिए, यानी पैरा नंबर 1 2 3, हर एक पैरा में एक पॉइंट को क्लियर करा जाना चाहिए। ठीक है। सिक्स है अभिवचन पर हस्ताक्षर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब प्लांट तैयार करते हैं तो उसमें जो प्लांटिफ है उसके यानी वादी है उसके और उसके वकील के साइन होने जरूर चाहिए। ऐसे ही रिटर्न स्टेटमेंट है उसमें भी प्रतिवादी के और उसके जो वकील हैं उनके साइन होने चाहिए। ठीक है। अब वादियों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, प्रतिवादियों की संख्या भी ज़्यादा हो सकती है, तो जिन जिन को भी उस प्लांट में और रिटर्न स्टेटमेंट में यानी लिखित कथन में नाम दिए गए हैं उन सभी के सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है। 7 पॉइंट अभिवचन का सत्यापन होना चाहिए, यानी वो वेरीफाइड होने चाहिए। दीवानी प्रक्रिया की संहिता की आदेश 6 और नियम 15 के अनुसार अभिवचन पक्षकारों द्वारा या अभिवचन करने वाले पक्षकारों में से किसी एक के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं हम इसका पहला पॉइंट, जिसमें हमने इसको पूरे अच्छी तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो पहला को है हमारा केवल तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए, विधि का नहीं। तो अभिवचन में केवल तथ्यों का ही लिखना चाहिए, कानून को नहीं, कि किस पे कौन सा लॉ होगा, किस पे अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, कौन सा लॉ लागू होगा। कानून के उपबंधों और तथ्यों के मिश्रित निष्कर्षों का वर्णन अभिवचन में नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि कानून के अभिवचनों का पता लगाना और उनकी परीक्षा का करना न्यायालय का कर्तव्य है, ना कि आपका। न्यायाधीशों का कर्तव्य है कि वे तथ्यों से संबंधित उचित विधि को लागू करें और तथा सही कानूनी अर्थ निकालें। ठीक है, तो इसके अंदर कानून का वो नहीं देना चाहिए हमें, विधि का ज्ञान नहीं देना चाहिए, तथ्यों का वर्णन करना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, उदाहरण के लिए हिंदू विधि के अनुसार पुत्र का एक पुनीत कर्तव्य है कि वह अपने पिता के कर्ज को चुकाए। ठीक है, जब भी कोई पिता है वो जब वो कर्ज लेता है तो यदि वो चुकाने में असमर्थ है तो उसके बेटे का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता के कर्ज को चुकाए। अभिवचन में इस कानून का कथन करना जरूरी नहीं है, केवल पिता और पुत्र का संबंध देना ही पर्याप्त हो जाता है। सेकंड देखते हैं हम, केवल सारवान तथ्यों का वर्णन किया जाना चाहिए।
तो प्रत्येक अभिवचन में सिर्फ सारवान तथ्यों का ही समावेश होना चाहिए जिन पर अभिवचन करने वाला पक्षकार अपने दावों या प्रतिवाद के लिए भरोसा करता है। दूसरे शब्दों में अभिवचन करने वाला पक्ष उन सभी सारवान तथ्यों का कथन करना चाहिए जिन पर भरोसा करना उनका आशय है। ठीक? अतः सारवान तथ्यों का अर्थ उन सभी तथ्यों से है जिन पर वाद के वाद कारण और प्रतिवादी का प्रतिवाद निर्भर करता है। सेकंड है जो यद्यपि का वाद कारणवाद करने का उत्तरदायी हो या प्रतिवादी का प्रतिवाद को स्थापित करने के लिए आवश्यक हो। तो जिन्हें अभिवचन करने वाले पक्षकार को परीक्षण में सिद्ध करने का अधिकार हो। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि ए ने बी के खिलाफ पैसा वसूलने का एक मुकदमा दायर किया। ए को अपना वाद पत्र में लिखना चाहिए कि बी ने 1 जनवरी 2025 को मुझसे 50,000 रुपये उधार लिए और अब तक वापस नहीं किया है। ये एक सारवान तथ्य है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखें कि एक बी ने मेरे घर पर 50,000 रुपये उधार लिया था, उस समय सीओडी मौजूद थे और बी ने अपने हस्ताक्षर का एक नोट भी लिखा था, तो ये साक्ष्य है, एविडेंस है, ना कि तथ्य। ठीक है। तो थर्ड देखते हैं हम, केवल तथ्यों का ही वर्णन किया जाना चाहिए, साक्ष्यों का नहीं। तो अभिवचन का तीसरा मौलिक नियम आदेश 6 और नियम 2 ये कहता है कि तथ्यों को जिन साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करना है उनका उल्लेख अभिवचन में नहीं करना है। ये कोर्ट में जब प्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, आपका अभिवचन स्टार्ट हो जाता है, तब आपको ये रखना होता है। ठीक है। तथ्यों को दो भागों में जानते हैं। पहला है सिद्ध किए जाने वाला तथा तथ्यों का साक्ष्य जिसके द्वारा उसको सिद्ध किया जाना हो। प्रथम प्रकार के तथ्य वे होते हैं जिन पर एक पक्षकार भरोसा करता है, उसको अभिवचन में कथन करना। दूसरे प्रकार के कथन में यानी तथ्य उन तथ्यों के साक्ष्य हैं जिनके द्वारा उन्हें सिद्ध किया जाना है। जो विवादक तथ्य ना हो यानी जिन तथ्यों पर असहमति हो और उनका अभिवचन में कथन नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि वादी कहता है प्रतिवादी ने उससे 10,000 रुपये उधार लिए और वापस नहीं किया। ठीक है, उसने डिनाई कर दिया। अब तथ्य कैसे लिखना है कि तथ्य में प्रतिवादी ने 1 जनवरी 2025 को वादी से 10,000 रुपये उधार लिए थे और आज तक नहीं लौटाया। ठीक है, तो ये तथ्य आ जाता है। अब उस साक्ष्य में क्या आएगा कि प्रतिवादी ने मेरे घर से 10,000 रुपये उधार लिया और उस पर राम और मोहन उस समय मौजूद थे और उन्होंने एक हस्ताक्षर का एक नोट भी लिखा था। तो ये साक्ष्य हो जाता है। तो हमें तथ्य लिखना है, ना कि साक्ष्य। फोर्थ देखते हैं कि अभिवचन संक्षेप में ही सही किंतु यथार्थ और निश्चित होना चाहिए। अभिवचन में महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन संक्षिप्त में यानी यथार्थ और कुछ विशेष प्रकार के वैधानिक तर्क जैसे कि पूर्व न्याय विबंधन मौन स्वीकृति संतुष्टि या किसी विधायन का लागू होना विशेष रूप से किया जाना। किसी भी पक्ष को केवल उनके अभिवचनों में कहे गए तथ्यों के आधार पर ही साक्ष्य देने का अधिकार होता है। इसमें मतलब हमें स्पष्ट बिल्कुल सीधी बात लिखनी है, उसे घुमा फिरा कर नहीं लिखनी है जिससे कि प्रतिवादी उसका आंसर देने में अनकंफर्टेबल हो जाए। ठीक है। उसका हम उदाहरण देखते हैं कि प्रतिवादी ने शायद मुझसे कुछ पैसे लिए थे और वापस किए नहीं किए, मुझे याद नहीं है कब लिया था। तो यहाँ पर बात जो होती है वो घुमा फिरा कर बोली जा रही है। ठीक है। इससे क्या होगा, जो जज है, जो हमारे न्यायाधीश है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई आखिर मैटर है क्या। उसमें समझ भी नहीं आ रहा कि लिए थे या नहीं लिए थे, कब लिए थे, कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए जो हम प्लान तैयार करते हैं, वाद पत्र तैयार करते हैं, उसके अंदर एकदम क्लियर बात होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखी जानी चाहिए डेट के साथ में। ठीक है। लंबी कहानियां नहीं होनी चाहिए, संक्षिप्त और स्पष्ट तथ्य होने चाहिए। वे तथ्य वास्तविक और उचित निश्चित होने चाहिए। इससे न्यायालय को विवाद को असली मुद्दा समझने में सहायता मिलती है। तो जिससे जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतनी जल्दी आपका मामला केस उसमें कोर्ट में शुरू हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं कि अभिवचन धाराओं में बांटा जाना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि जब कोर्ट का, अगर आपने कभी भी प्लांट देखा हो कि वादपत्र में किस तरीके से प्लीडिंग वो ड्राफ्टिंग की जाती है, तो वो पैरा वाइज होती है। क्योंकि जब हमारा प्रतिवादी होता है वो ना आंसर सेम रिटर्न में नहीं देता है, वो पैरा वाइज देता है। जैसे पहले पैरे में उसके ऊपर आरोप लगाया कि उसने 10,000 रुपये लिए थे, तो वो जो प्रतिवादी होगा वो हाँ या ना करके बोलेगा कि मैंने 10,000 रुपये नहीं लिए थे, मैंने लिए थे तो लौटा भी दिए थे। जो भी उसे अपना उत्तर देना है वो इसी तरीके से देगा। पैरा नंबर में जो बात कही गई है वो ऐसी नहीं थी, ऐसी थी। ठीक है। सेकंड है देखते हैं इसका आदेश नंबर 6। आदेश 6 नियम 2
सब क्लॉज 2 के अनुसार वाद पत्र को इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए कि प्रत्येक अलग अलग तथ्य और अलग अलग घटना अनुच्छेद में दी जाए। इससे वाद पत्र स्पष्ट, व्यवस्थित और समझने में आसान बनता है। न्यायालय को हर तथ्य आसानी से समझने में सुविधा भी होती है। प्रतिवादी को हर आरोप और कथन का उत्तर देना आसान होता है और भ्रम व गड़बड़ी की से बचा जा सकता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम कि किस तरीके से पैरावाइज लिखा जाता है। तो पहला पैरा, वादी प्रतिवादी दोनों दिल्ली के निवासी हैं। सेकंड पैरा है कि प्रतिवादी ने 2 जनवरी 2025 को वादी से 20,000 रुपये उधार भी लिए। पैरा नंबर 3 में प्रतिवादी ने यह दावा किया है कि वे 1 मार्च 2025 तक का राशि लौटाएगा। और पैरा नंबर 4 में प्रतिवादी ने अब तक राशि वापस नहीं की है, इसीलिए वाद दायर किया जा रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके जैसे ही इसमें लिखा गया है पैरा वाइज, इसी प्रकार से प्रतिवादी है वो पैरा टू पैरा ही आपको उत्तर देगा। देखते हैं 6 नंबर, अभिवचन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट कि जब भी कोई भी वादी हम मामला केस तक कोर्ट तक लेके जाता है तो उसे जो वाद पत्र दिया गया था तो वो वेरीफाई करता है अपने सिग्नेचर से कि हाँ भाई मुझे पता है, मैंने ये केस किया है और मेरे द्वारा ही किया जा रहा है, इसलिए मैं इस पर सिग्नेचर कर रहा हूँ। और जो उसका वकील होता है जो वकालतनामा अपना पेश करता है उसके साथ वो सिग्नेचर भी करता है कि हाँ मैं इसका वकील हूँ वादी का और मैं इस केस को लड़ूंगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि आदेश 6 नियम 14 के अनुसार वाद पत्र और लिखित बयान दोनों पर पक्षकार स्वयं और उसके वकील दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यदि पक्षकार अनपढ़ है तो उसके अंगूठे के निशान होना आवश्यक होता है। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वादी यह न कह सके कि उसे इसके बारे में ज्ञान नहीं था कि केस दायर हुआ है। कई बार जो वो होते हैं वादी वो मुकर भी जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको डाला गया इस पॉइंट को। ये जहाँ वादियों की संख्या 1 से अधिक होती है वहाँ वाद पत्र पर प्रत्येक को हस्ताक्षर करना चाहिए। विधि ये नहीं कहती है कि किसी व्यक्ति को उस समय तक वादी के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसने वाद पत्र पर हस्ताक्षर ना कर दिया। तो एक प्रतिवादी है तो एक वादी है तो एक वादी सिग्नेचर करेगा, एक से ज़्यादा है तो एक वो करेंगे। और ऐसे ही प्रतिवादी, अगर प्रतिवादी एक है तो एक सिग्नेचर करेगा और एक से ज़्यादा है तो जितने भी प्रतिवादी हैं वो सभी की सिग्नेचर करेंगे। 7 नंबर में देखेंगे कि अभिवचन का सत्यापन होना जरूरी है। दीवानी प्रक्रिया संहिता की आदेश 6 नियम 15 के अनुसार अभिवचन पक्षकारों द्वारा अभिवचन करने वाले पक्षकारों में से एक के द्वारा या किसी अन्य व्यक्तियों के द्वारा न्यायालय के समाधान के मामले में तथ्यों से अवगत होना हो सत्यापित किया जाना चाहिए। सत्यापन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वे अपने निजी ज्ञान से सत्यापित करता है कि प्राप्त सूचना पर सत्यापित करता है और उसे सत्य होने का विश्वास भी करता है। ये एक ओथ होती है, लास्ट में जो लिखा था सत्यापन वेरीफाई, वो ओथ होती है कि हाँ मैं ये जानता हूँ, मुझे पता है कि मैंने इसको पूरा पढ़ लिया है जो भी मेरे ये वाद पत्र है, और उसमें सिग्नेचर करता है। लास्ट में पक्षकार भी करता है, जो वादी होता है वो भी करता है और जो उसका वकील होता है वो भी करता है। इसी तरीके से प्रतिवादी भी अपने सारे आंसर लिखने के बाद में लिखित बयान में लास्ट में अंत में लिखता है कि ये सब कुछ मेरे द्वारा पढ़ा गया है, मुझे पता है इसके अंदर क्या लिखा है, मैं इसे पे सिग्नेचर करता हूँ और वकील भी साइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा है अभिवचन के संशोधन के बारे में। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। राधे राधे।